गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट टी। जैसा कि आप लोग मेरे बाकी दो पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी ग्रॉस एनुअल वैल्यूएशन की और कुछ बेसिक बातें रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सो आज की पूरी वीडियो डेडिकेटेड रहेगी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। डिडक्शंस के अंदर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दो डिडक्शंस होती हैं। अगर हम अपने इस चार्ट को भी देखें जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में और सेकंड वीडियो में शो किया था, तो हमारे पास जीएवी है। जीएवी के बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस हुए थे। म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होने के बाद हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आया था। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस माइनस होनी थी। डिडक्शंस हमारे पास दो थी, जिसमें एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन और दूसरी थी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन। सो आज का हमारा पूरा टॉपिक रहेगा जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, वो है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। तो यहाँ से आप देख सकते हैं देयर आर टू डिडक्शंस, व्हिच इज स्टैट्यूटरी डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन लोन। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं 30% ऑफ एनएवी की। सो डियर, यहाँ पर एक ऐसी डिडक्शन दी जा रही है आपको फ्लैट रेट से, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर मैटर करती है। इट मींस भले ही आपने एक्सपेंस किए या नहीं किए, आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। दिस इज अ फ्लैट डिडक्शन अवेलेबल टू ऑल। समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कहती है। देयर इज एन स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एनएवी इज अलाउड एज एन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको एनएवी का फ्लैट 30% डिडक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज अ फ्लैट डिडक्शन एंड अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक फ्लैट डिडक्शन है और यहाँ पर आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स को इररिस्पेक्टिव नेचर के बेसिस पर अलाउ किया जाएगा। सेकंड केस में कहते हैं इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वेयर द एनुअल वैल्यू इज निल। मान लीजिए आपका एनुअल वैल्यू ही निल है, तो अगर आप उसका 30% करेंगे तो डिडक्शन कितना आएगा? ऑब्वियसली जीरो आएगा। सो अगर आपका एनुअल वैल्यू निल है, इन दैट केस यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट अ डिडक्शन ऑफ 30%, बिकॉज अपने आप में वो जीरो हो जाता है। उसके बाद आता है नो डिडक्शन विल बी गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपेयर, लैंड रेवेन्यू, ब्रोकरेज, रिकवरी, एजेंट चार्जेस एक्सेट्रा। इट मींस लॉ ये कहना चाहता है कि अगर हमने आपको फ्लैट 30% की डिडक्शन दे दी है, उसके बाद हम आपका ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअल में आपने क्या खर्च किया। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इन टर्म्स ऑफ रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एक्सेट्रा, तब भी हम आपको 30% की डिडक्शन दे देंगे। दूसरा केस, मान लेते हैं आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया रिपेयर मेंटेनेंस पे, जो कि 30% से भी ज्यादा हो जाता, तब भी हम आपको केवल 30% की ही डिडक्शन देंगे। वी विल नॉट अलाउ एक्चुअल एक्सपेंडिचर एज एन डिडक्शन। भले आप खर्च करो या मत करो, वी विल प्रोवाइड अ फ्लैट 30% डिडक्शन एज एन स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड ये हमेशा 30% होगा ऑफ एनएवी। अगर एनएवी जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अपने आप में जीरो हो जाएगी। यहाँ तक हम क्लियर हैं। नेक्स्ट आता है डियर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन। ये हमारी थोड़ी सी टेक्निकल डिडक्शन है। यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। डियर होता क्या है, लेट्स से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं या आपने बनी बनाई खरीद ली है, मतलब खरीद रहे हैं। एक जिसमें आप कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं, लेट्स से आपके पास लैंड था, आपने लोन लिया, उस लोन से आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और उस बिल्डिंग को आप एज एन हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। दूसरा केस, आपके पास लैंड नहीं था, आपके पास बिल्डिंग नहीं थी, आपने किसी बिल्डर के साथ कॉन्टेक्ट किया और वो फ्लैट या वो बिल्डिंग या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपने खरीद ली। सो देयर आर ओनली टू केसेस, या तो आप बिल्डिंग को एक्वायर करते हैं या आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। सो होता क्या है, अगर आपने बिल्डिंग को एक्वायर, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन लिया, तो उस लोन पर जो आप प्रिंसिपल पे करते हो और जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, उन दोनों की ही आपको डिडक्शंस मिलती हैं। अब वो डिडक्शन कैसे मिलती हैं? अलग अलग एरिया पर जाके मिलती हैं। जो प्रिंसिपल वाला पोर्शन है उसको हम डिडक्शंस के चैप्टर में समझेंगे। अंडर सेक्शन 80C हम उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, और जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसकी हमें डिडक्शन इस हेड में मिलती है, जिसको हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन अंडर सेक्शन 24
बी। क्लियर है यहाँ तक? क्या कहता है ये सेक्शन? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज एन डिडक्शन अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे अपने लोन पर, जो आपने लोन लिया है, लोन किसके लिए लिया है? या तो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लिया है, या आपने कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। तो ये जो आपने लोन लिया है, इस लोन पर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, इस इंटरेस्ट की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। कुछ नोट हैं जो हमें समझने हैं बिफोर गोइंग इनटू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस सेक्शन। इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड अर्लियर फॉर द अफोरसेड पर्पस इज आल्सो एडमिसिबल एज डिडक्शन। मान लीजिए मैंने एक लोन लिया है एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक से लोन लेने के 2 साल बाद मेरे को लगा कि अब ये लोन मुझे शिफ्ट करा देना चाहिए किसी दूसरे बैंक में, क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ बेनिफिट दिख रहा है दूसरे बैंक में ऑप्ट करने से। तो ऐसे में क्या होता है, जो ओरिजिनली मैंने लोन लिया था वो मैंने एचडीएफसी से लिया था, लेकिन जो मैंने दूसरा लोन लिया वो मैंने हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक से ले लिया। तो ओरिजिनल वाला लोन का जो इंटरेस्ट था वो मेरे को अलाउड था एज एन डिडक्शन, लेकिन जो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया टू रीपे दी लोन ऑफ एचडीएफसी, तो क्या उस पर जो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, क्या मैं उसके लिए भी एलिजिबल हूं टू गेट अ डिडक्शन? द आंसर इज यस, आई एम एलिजिबल टू गेट अ डिडक्शन ऑफ दैट इंटरेस्ट एज वेल, which I am paying to ICICI Bank, and I have taken that loan to repay the loan of HDFC। सिंपल सा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा कोई लोन लिया है और उस लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, आप उसकी भी डिडक्शन यहाँ ले सकते हो। अगर मैं प्रैक्टिकल इसका एक नाम बताऊं जो आजकल चलता है, वो होता है बैलेंस ट्रांसफर। आपने एक बैंक से लोन लिया, लेकिन आपको दूसरा बैंक एक थोड़े टाइम बाद अप्रोच करता है कि हमारा बैंक आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन प्रोवाइड करेगा, आप वो लोन अवेल कर लेते हो, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर। तो अगर आपने अपने लोन में बैलेंस ट्रांसफर भी करवाया है, देन इटसेल्फ यू आर एलिजिबल टू गेट अ बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी। दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। दोस्तों, दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को मैं पे नहीं कर पाया, बैंक ने मुझ पर एक और इंटरेस्ट लेवी कर दिया, और ये इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट के ऊपर लेवी किया जो कि मैं पे नहीं कर पाया था, तो उस केस में आपको इस वाले इंटरेस्ट के पोर्शन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका 100 रुपए का लोन था, बैंक ने 5 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इस 5 रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर आपने 5 रुपए बैंक को पे नहीं करे, तो बैंक आपसे 5 रुपए के ऊपर फिर से एक इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। मान लेते हैं वो 2 रुपए आता है, तो आपको इस वाले 2 रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज ये जो 2 रुपए थे ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट था, ना कि ये प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट था। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज कमीशन और फॉर अरेंजिंग अ लोन। अगर आपने मान लीजिए कोई ब्रोकरेज कमीशन दिया है, तो आपको उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। द डिडक्शन इज ओनली अलाउड फॉर अ इंटरेस्ट पोर्शन ओनली। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट पेड कर दिया या पेड नहीं किया, बट वो ड्यू हो गया है आपके ऊपर, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर कहीं भी हमारा लॉ ये नहीं कहता कि इंटरेस्ट पेड की ही डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वेदर इट इज पेड और नॉट। इट मींस मान लीजिए बैंक ने आपके ऊपर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर, और वो आपने 10,000 रुपए पे नहीं करे, तो क्या आपको डिडक्शन मिल जाएगी? द आंसर इज यस, डिडक्शन आपको मिल जाएगी इररिस्पेक्टिव कि आपने पे किया या नहीं किया। एक लास्ट पॉइंट और समझ लेते हैं हम नोट्स वाले सेक्शन में। ऐसा हो सकता है कि आपने लोन किसी विदेशी एजेंसी या विदेशी कंपनी या विदेशी इंस्टीट्यूशन से लिया हो, तो जब आप उन्हें इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब जब आप उन्हें इंटरेस्ट पे करें, आप उनका टीडीएस काट लें। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है, then in that case you are not allowed to claim a benefit of deduction under this section. So last वाला नोट समझ लेते हैं। Interest payable outside India without deduction of tax deducted at source and in respect of which no person is in India is treated as an agent under section 163 shall not be allowable एक्सपेंडिचर। वो खर्चा आपका हम अलाउ नहीं करेंगे, उसकी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है। डियर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को
मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं। पहला पार्ट प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन, दूसरा पोस्ट एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन, आप जो भी कहना चाहें। सो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ अ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एक है प्री वाला पोर्शन और एक है पोस्ट वाला पोर्शन। प्री और पोस्ट को समझ लेते हैं। प्री का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मान लीजिए आज मैंने एक बिल्डर के पास एक फ्लैट बुक कर दिया, एक प्रॉपर्टी बुक कर दी। बिल्डर ने मुझे बोला कि भाई 4 साल मुझे इसे बनाने के लिए लगेंगे। आपने जो फ्लैट बुक किया है ये अभी बनना शुरू होगा, 4 साल में मैं आपको बना के दे दूंगा, लेकिन आप मुझे पैसे आज ही देते रहिए। जैसे जैसे मैं फ्लैट बनाता रहूंगा वैसे वैसे आप मुझे पैसे देते रहिए। अब मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक ने मुझे लोन दिया और लोन देते ही नेक्स्ट डे से मेरा ईएमआई स्टार्ट कर दिया। बैंक ने बोला कि भाई हमने तो आपको लोन दे दिया था, अब अगले महीने से आपका ईएमआई शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा ईएमआई शुरू होगा तो उस ईएमआई में दो कंपोनेंट जा रहे हैं, एक मेरा प्रिंसिपल जा रहा है और एक मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट। तो इंटरेस्ट वाला जो कंपोनेंट है जो कि मैं बैंक को पे कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी मुझे अभी मिली नहीं है। प्रॉपर्टी तो 4 साल बाद कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद मुझे मिलेगी, जिसको मैं टेक्निकली नाम दूंगा पोजीशन। पोजीशन मेरे को मिलेगा 4 साल बाद। तो ये जो 4 साल तक मैं इंटरेस्ट पे करता रहूंगा डियर, इस इंटरेस्ट को मैं कहूंगा प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। अब क्या होगा, 4 साल बाद प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, बिल्डर ने मुझे बोला हमने प्रॉपर्टी बना दी है, आप आओ फाइनल पेमेंट करो और प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लो। तो जैसे ही मेरे को पोजीशन मिल जाएगा, आई एम एज्यूमिंग कि मेरा लोन अभी भी चल रहा है, लोन मैंने 15-20 साल के लिए ले रखा है, लोन मेरा अभी भी कंटिन्यू है। तो पोजीशन मिलने के बाद जो भी मेरा इंटरेस्ट पोर्शन में पे करूंगा बैंक को, उस इंटरेस्ट पोर्शन को मैं कहूंगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट। तो प्री एंड पोस्ट में आपको डिफरेंस समझ आ गया। एक और डिफरेंस समझ लेते हैं प्री का एग्जांपल लेके। मान लेते हैं मैंने आज बिल्डर के पास एक फ्लैट बुक कराया, मैंने 20 साल के लिए लोन लिया था। बिल्डर ने मुझे बोला कि भाई 4 साल में हम आपको पोजीशन दे देंगे। तो पोजीशन 4 साल बाद मिलना था, लेकिन किसी भी वजह से मेरे पास फंड्स का अरेंजमेंट हो गया, तो मैंने बैंक को 2 साल या 3 साल बाद ही अपना पूरा का पूरा लोन पे कर दिया। पोजीशन मुझे अभी भी नहीं मिला, लेकिन मैंने बैंक की अपनी लायबिलिटी सेटल कर दी। मैंने बैंक को बोला बैंक मुझे अब लोन नहीं चाहिए, आप ये पकड़ो, जो आपने अभी तक मुझे पैसा दिया था वो आप वापस ले लो, और आज के बाद जो भी पैसा देना होगा बिल्डर को वो मैं पे कर दूंगा अपनी तरफ से। तो क्या हुआ डियर, इन 3 साल में जो मैंने इंटरेस्ट पे किया, पोजीशन तो अभी भी मेरे को नहीं मिला है, पोजीशन मिलना है 4 साल बाद, मतलब 4th ईयर के एंड पर। तो ये जो 3 साल का मैंने इंटरेस्ट पे किया है बैंक को, दैट इंटरेस्ट इज आल्सो टू बी कॉल्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट। तो समझ लेते हैं प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब क्या होता है। एक ऐसा पीरियड which is starting from, एक ऐसा पीरियड which is starting from the date of borrowing, जिस दिन आपने पैसा उधार लिया था वहां से शुरू हुआ, एंड एंडिंग ऑन, और खत्म हुआ कहां पर, या तो 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन या कंप्लीशन हुई है या एक्विजिशन आपको मिला है उसके ठीक पिछले वाले 31 मार्च, जो भी साल खत्म हुआ वो, या डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। मतलब एक ऐसा साल, आप समझ लो डियर, एक ऐसा साल जिस साल आपने या तो अपना लोन खत्म कर दिया या आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है, वो वाले साल का 31 मार्च। उन दोनों में जो भी डेट पहले आ जाएगी वो पीरियड से, मतलब वो पीरियड आपका एंड पीरियड है जो कि स्टार्ट हुआ था जिस दिन आपने लोन लिया था। एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर से एक बार। मान लीजिए आपने अप्रैल 2014 में लोन लिया, तो अप्रैल 2014 से आपका पीरियड स्टार्ट हुआ। आपने अब मार्च 2017 में अपना लोन रीपे कर दिया, कंस्ट्रक्शन 2018 में कंप्लीट हुआ है, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक। दूसरा केस, मान लीजिए आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2014 को, रीपे किया है 31 मार्च 2018 को, लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है 31 मार्च 2017 को। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका स्टार्ट होगा अप्रैल 2014 से और खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2017 में। पहले वाले केस में 17 इसलिए था क्योंकि आपने लोन पहले पे कर दिया था, और दूसरे वाले केस में 17 इसलिए है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वहां पर पहले पूरी हो गई।
तो जो भी पहले अकर हो जाएगा, या तो आप लोन रीपे कर दोगे या कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन, जो भी आप कह लो वो आ जाएगा। तो विच एवर द इवेंट अकर विच एवर इज अर्लियर, वहां पर आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्विकली एक बार देख लेते हैं इस चीज को। मैंने क्या किया, इंटरेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज प्री कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड वन इज अ पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी क्लियर है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन को फिर से एक बार देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन और रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब प्री वाले के बाद जितना भी इंटरेस्ट जाएगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट कहलाएगा। अब हमने क्यों समझा है कि प्री कंस्ट्रक्शन क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि जो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटम ऑफ डिडक्शन, मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है प्री है या पोस्ट है। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री वाले पोर्शन का है या पोस्ट वाले पोर्शन का है। तो उसको समझ लेते हैं एक बार स्लाइड पर आके। पीरियड ऑफ डिडक्शंस, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी अलाउड एज एन डिडक्शन इन द बिलो मैनर, which is pre-construction period allowed in a 5 equal installment starting from the previous year in which the property is acquired or constructed। Dear, आप समझ लीजिए आपका जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट होगा ना, प्री कंस्ट्रक्शन वाले पीरियड का इंटरेस्ट होगा, चाहे वो 1 साल से बना है, चाहे वो 2 साल से बना है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर से बना है, या चाहे वो 6 साल से ही क्यों ना बना हो, दैट इज अलाउड इन अ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। वो 5 बराबर पार्ट्स में आपको मिलेगा। कब से मिलेगा, डेट द ईयर स्टार्टिंग from the previous year in which the property is acquired or constructed। acquired का मतलब है possession, constructed का मतलब है ready to move। post construction जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको हर साल मिलता रहेगा, जैसे जैसे वो ड्यू और एक्रू होता रहेगा। उसमें कोई डिवाइडेशन का रूल नहीं है। The principle of dividation is only applicable to a pre-construction। तो डियर आप फिर से एक बार समझ लीजिए, प्री कंस्ट्रक्शन का जितना भी आपका लोन है वो सब आपको 5 बराबर बराबर पार्ट्स में मिलना शुरू होगा, उस साल से मिलना शुरू होगा जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी आपने या तो एक्वायर कर ली है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा दिया है। अब बात करते हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शंस की। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड को समझ लेते हैं कि उसमें क्या करना है, बाकी में तो हम फ्री हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, where the property is acquired or constructed with capital borrowed। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है या कंस्ट्रक्ट करी है विद कैपिटल बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, कंस्ट्रक्टेड करी है विद अ कैपिटल बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999 and such acquisition or construction is completed within 5 years from the end of financial year in which the capital was borrowed। आपने कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी है, एक्वायर करी लोन लेकर, लोन आपने 1/4/1999 के बाद लिया है और वो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर पूरी हो गई है, तो आपको जो डिडक्शन दी जाएगी वो होगी इंटरेस्ट एक्चुअली पेबल इन एग्रीगेट फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो कि हमने पहले ही समझ लिया था कि आप एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, बाकी सब आपको लेट आउट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सो द इंटरेस्ट पेबल इन एग्रीगेट फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और ₹2 लाख विच एवर इज लोअर। यहाँ पर सिंपल सा फंडा दिया है, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन किया, लोन लेकर किया, लोन आपने 1/4/1999 के बाद लिया और वो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन चाहे जो भी हो वो 5 साल के अंदर आपकी पूरी हो गई है, तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया और ₹2 लाख विच एवर इज हायर, सॉरी विच एवर इज लोअर। क्लियर है यहाँ तक? सो इंटरेस्ट जो आप पे करोगे या 2 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, 2 लाख रुपए। मान लीजिए आपने 1,80,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया तो डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, 1,80,000 रुपए, बिकॉज विच एवर इज लोअर। यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है उसको देख लेते हैं। The actual interest payable in aggregate for 1 or 2 self-occupied property subject to maximum of ₹2 lakh।
इसका भी मैसेज वही है कि मैक्सिमम आपको 2 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। उसके बाद बात करते हैं इन ऑल अदर केसेस। इन ऑल अदर केसेस का मतलब क्या हो सकता है डियर? मतलब ये हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी एक्वायर और कंस्ट्रक्शन नहीं करी, रादर आपने जो लोन लिया वो रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया, पहला। दूसरा, या तो आपने लोन लिया और वो 1/4/1999 से पहले का था, खैर वो तो केस अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, इतना टाइम हो गया, 20 साल हो गए, अब तो वो केस ही एग्जिस्ट नहीं करते होंगे प्रैक्टिकली। तीसरी पॉसिबिलिटी, आपने लोन तो लिया एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन 5 साल के अंदर पूरा नहीं हुआ, पोजीशन आपको 5 साल के अंदर मिला नहीं, तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन दी जाएगी डियर, वो केवल 30,000 रुपए की होगी। So in all other cases the deduction will be the actual interest payable in aggregate for one or two self-occupied property subject to maximum of rupees 30,000. So मैं अगर इसको simplify language में कहूँ तो वो मतलब आएगा the actual interest payable in aggregate for one or two self-occupied property or rupees 30,000 whichever is lower. तो ये डिडक्शन हम आपको अलाउ कर देंगे। सो डियर, एक बार फिर से अपने चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में हमने जीएवी को समझना था, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन म्युनिसिपल टैक्सेस की बात की थी हमने। म्युनिसिपल टैक्सेस के बाद बात हुई थी एनएवी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद हम माइनस कर देंगे इसमें डिडक्शंस। डिडक्शंस में हमने स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कहते हैं, 30% ऑफ एनएवी माइनस किया था इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि अभी हमने समझा है। तो उसके बाद जो भी आंसर आया है, that is our income from the house property computed and this is a taxable value. So आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमें कन्वर्ट करना है रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में। अब आप जरा कोरिलेट करो मेरे उस एग्जांपल को। आपको 20,000 रुपए महीना किराया मिला, अगर मैं लेमैन से पूछूं व्हाट इज माय इनकम, तो वो क्या कहेगा? 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपए आपकी रियल इनकम है। बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, क्या 2,40,000 रुपए इनकम है जिस पर मुझे टैक्स देना है? द आंसर इज नो। 2,40,000 में से सबसे पहले मैं म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करूंगा। चलिए मान लेते हैं नहीं है, जीरो। एनएवी कितनी आ गई? 2,40,000, उसमें से मैं 30% की डिडक्शन क्लेम कर लूंगा। सो 2,40,000 माइनस 30% माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी, अगर है तो माइनस कर देंगे। सो द टैक्सेबल वैल्यू will always be less than the real income in that case. यहाँ पर मेरी रियल इनकम कुछ और थी, जबकि मुझे टैक्सेबल इनकम कुछ और देनी पड़ रही है, मतलब शो करनी पड़ रही है। We have one more video on this, जिसमें हम बात करेंगे कुछ छोटे-छोटे रिमेनिंग टॉपिक्स की, which is relevant for the income from house property, जैसे आपका ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ट्रीटमेंट ऑफ को-ओनरशिप प्रॉपर्टी, व्हाट इज अ डीम्ड ओनरशिप। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट सेशन में छोड़ दिया था कि डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, तो हम उसको टेक्निकली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ डीम्ड ओनरशिप। सो इस तरह के कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं which we will going to discuss with you in a पार्ट 4 ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको मेरी इन वीडियो या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे दिए गए फोन नंबर व्हाट्सएप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और आप मुझे मेरे इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं आप क्वेरी को जल्द ही आंसर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप मेरी इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इन वीडियोस का फायदा मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।